हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। और मैं बता दूं, मैं भी ठीक हूँ। एस की स्ट्रेटजी डालने के बाद बहुत सारे कमेंट्स मैंने पढ़े जिनमें डीटी और आईडीटी के बारे में बात थी कि उसके बारे में भी मैं थोड़ा सा ब्रीफली आपको बता दूं। और मैं वही आपके साथ शेयर करने के लिए आया हूँ। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल मैं आपको बताना चाहूँगा, मैंने 100 में से 74 मार्क्स जो हैं इसमें स्कोर किए हैं। डीटी का पेपर अगर आप देखेंगे तो अगर मैं डिस्क्रिप्टिव पार्ट की बात करूँ तो वो मैनेजेबल था। बट इन केस अगर मैं एमसीक्यूज़ की बात करूँ तो आपको आइडिया लग गया होगा अब तक तो, या फिर मैं आपको बता दूँ तो एक एमसीक्यू ऐसा था डिस्क्रिप्ट मतलब जब हम देख रहे थे तो उसमें 50 से ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स जो हैं आईसीए ने टेस्ट कर रखे थे, तो एक पर्टिकुलर एमसीक्यू में। तो इस टाइप के कुछ एमसीक्यूज़ थे। तो एमसीक्यूज़ मतलब जो 30 मार्क्स का आपका एग्ज़ाम था एमसीक्यू वाला, वो मैनेजेबल नहीं था। ठीक है, उसमें हमारे काफ़ी मार्क्स कटने के चांसेस थे। तो ओवरऑल मतलब इसकी वजह से पेपर काफ़ी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि एक तो वैसे ही 70 मार्क्स का जो होता है वो हमारे को पता नहीं होता कि यार पूरा ठीक होगा या नहीं होगा, स्टेप वाइज मार्किंग मिलेगी या नहीं मिलेगी। और डीटी ऑलरेडी इतना बड़ा सब्जेक्ट होता है कि कुछ बच्चे कुछ पार्ट स्किप करके जाते हैं, या समहाउ 30 मार्क्स अगर हमारा इजी आ जाता है तो एमसीक्यू में ऐसा होता है कि अगर आपका ठीक है तो आपको पूरे नंबर मिलने हैं। तो बच्चों को लगता है कि अगर 30 मार्क्स का अच्छा हो गया तो इसका मतलब 30 में से 25 मार्क्स आ जाएंगे तो डीटी में पास होना ईजी हो जाएगा। लेकिन इस बार क्या हुआ, 30 मार्क्स का पेपर भी जो है वो मुश्किल आ गया एमसीक्यू का। 70 मार्क्स का एवरेज था, या अबव एवरेज कह सकते हैं, क्योंकि एक आध क्वेश्चन मुश्किल थे और कुछ मतलब एवरेज कह सकते हो। लेकिन ओवरऑल पेपर अगर हम देखें तो अबव एवरेज ही रहा। ठीक है, तो डीटी का पेपर भी मुश्किल आ गया। और एसईएमपी का पेपर से बंदा उसके बाद एसईएमपी फिर रिस्क मैनेजमेंट का पेपर वैसा मुश्किल आना, फिर डीटी का दोबारा से ऐसा पेपर मिल जाना, तो थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था ग्रुप 2 स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, तो बात करते हैं कि किस तरीके से हम ऐसे पेपर्स आएँ तो मैनेज किस तरीके से करेंगे। और सबसे पहले मैं आपसे एक सिंपल सी स्ट्रेटजी अपनी शेयर करना चाहूँगा। कोई ज्ञानबाजी नहीं, कुछ नहीं, सीधा पॉइंट टू पॉइंट बात बताऊँगा कि मैंने इस तरीके से पढ़ा था। अगर आपको सही लगे तो प्लीज़ इसको अपनाइएगा। अगर आपको लगता है कि आप इसको कुछ ठीक कर सकते हैं, इम्प्रोवाइज़ कर सकते हैं और आप अपने में कुछ थोड़ा सा चेंज करके उसको बेस्ट बना सकते हैं, तो आप बेस्ट उस तरीके से करिएगा। वही बात है, सुनो सबकी और करो अपनी, दैट इज़ द सिंपल थिंग। और आपको वही फॉलो करना चाहिए। किसी को भी अंधभक्तों की तरह फॉलो करना बहुत ही गलत बात होती है, उससे रिजल्ट्स मिलने के चांसेस बहुत ही लो होते हैं। मिलना, मैं ये नहीं कहूँगा नहीं मिलते अगर आप किसी को अंधभक्तों की तरह फॉलो करते हो तो, बट अगर आप खुद से थोड़े से एफर्ट्स लगाते हो, अपने आप को समझते हो और दूसरे के प्लान में चेंजेस करके अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू रखते हो, तो आपके बहुत ही अच्छे मार्क्स आने के चांसेस रहते हैं। तो सबसे पहले मैं आपके साथ एक छोटी सी बात डिस्कस करना चाहूँगा। मैंने 74 मार्क्स जो हैं स्कोर किए थे। 92 मार्क्स का मैं पेपर करके आया था। डीटी का कंप्लीट नहीं हो पाया था क्योंकि एमसीक्यूज़ काफ़ी बड़े थे। इन्होंने 1 मार्क्स या 2 मार्क्स के एमसीक्यूज़ में बड़े बड़े जो क्वेश्चंस आते थे पहले 14 16 मार्क्स के, उसको पूछ लिया था, जिसमें आपको पूरा का पूरा टोटल इनकम टैक्स कैलकुलेट करना था और इस टाइप के क्वेश्चंस थे। तो इस वजह से पेपर पूरा नहीं हो पाया था। और वो 8 मार्क्स का ऐसा क्वेश्चन था जो मुझे थोड़ा सा नहीं आता था, तो मैंने उसको लास्ट के लिए छोड़ा था, लेकिन वो मेरा हो नहीं पाया था। जैसे ही आंसर शीट आती है मैं बिल्कुल आपके साथ शेयर करूँगा और बिल्कुल हम उस तरीके का सॉल्व करेंगे। तो 74 मार्क्स स्कोर करने के लिए मैंने क्या क्या किया था। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मैंने क्लास ली थी, मैंने विशाल भट्टर सर की क्लास ली थी आईडीटी की। तो उनके साथ ही वहाँ की एक फैकल्टी है विस्मार्ट की, विजय शारदा सर, उनका साथ में कॉम्बो था, तो मैंने साथ में उनकी क्लास मंगवाई थी। विजय शारदा सर की क्लासेस मैंने एक बार यूट्यूब पे देखी थी, जो अपनी एक बार देखते हैं अपन लोग कि कैसा पढ़ाते हैं वो, तो मुझे ठीक उनका अच्छा लगा था, तो मैंने उनसे मंगवा ली थी। ऑब्वियसली भंवर बोराना सर हैं, विनोद गुप्ता सर हैं और बाकी के टीचर्स भी, फैकल्टीज़ भी हैं जो बहुत ही अच्छे हैं, बट मैंने इनसे क्लास ली थी। और मैंने सबसे पहले यही चीज़ चेक करी थी कि उनका फुल स्टडी मटेरियल कवर करते हैं या नहीं करते। एक दो दोस्तों ने क्लास ले रखी थी सीनियर्स ने, तो मैंने उनसे पूछा था, तो उन्होंने बताया कि पूरा स्टडी मटेरियल कवर होता है और सर जो है समराइज्ड नोट्स जो होते हैं वो लिखवाते हैं कॉपी में, तो 1.5 डेज़ में वो ईजी हो जाता है। और अब तो सर ने क्या कर रखा है कि बुक्स भी देना स्टार्ट कर दी है, समरी बुक भी, तो उससे भी और ईजी हो जाता है उन बच्चों के लिए जो समरी खुद से लिखना नहीं चाहते। तो मैं तो उनमें से हूँ जो साथ साथ क्लास में लिखना चाहता हूं, तो क्योंकि मुझे अपने हाथ से लिखे हुए नोट्स ज़्यादा पसंद आते हैं, तो मैंने उनसे क्लास मंगवाई थी। तो पहला पॉइंट तो क्लास है, जो आपको नॉर्मली सब करते हैं। कुछ लोग अगर खुद से पढ़ते हैं तो ऑब्वियसली फिर वो यूट्यूब पे बहुत सारे टीचर्स हैं, बीबी सर की रिविजनरी वीडियोज़ हैं जो वन ऑफ द बेस्ट मटीरियल है, वन ऑफ द बेस्ट मटीरियल है कि अगर आप वन ऑफ द बेस्ट मटीरियल है, क्योंकि मैं उसे बेस्ट 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 इसलिए बार बार बोलूँगा क्योंकि वो बेस्ट हैं सच में। आप उनके साथ बहुत ही ईजीएस्ट वे में बिना कोचिंग के भी अच्छा खासा स्कोर कर सकते हो।
तो आप वहाँ से कर सकते हो। ये तो बात हो गई क्लास की। उसके बाद रिवीजन की अगर मैं बात करूँ तो डीटी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप कितनी भी रिवीजन कर लो वो कम है। मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताऊँ तो मैंने 2 टाइम्स रिवीजन करी थी ड्यू टू सम ऑफ माई हेल्थ इशूज़। मुझे इतना एम्पल टाइम नहीं मिल पाया था कि मैं 3 रिवीजन कर सकूँ, जो मिनिमम मैं मानता हूँ कि 3 होनी चाहिए, या फिर और रिवीजन्स कर सकूँ, जिसमें आप जितनी रिवीजन करो उतना कम है। तो मैंने 2 करी थी, और थर्ड रिवीजन जो थी वो 1.5 डे का जो गैप होता है हमारा एग्ज़ाम से पहले, वो उसमें मैंने करा था। ठीक है, अब ये 1.5 डेज़ में मैंने किस तरीके से पढ़ाई करी थी, ये भी वीडियोज़ मैं आपको जब आने वाले टाइम में जब 1.5 डेज़ एग्ज़ाम स्टार्ट होंगे उससे थोड़ा टाइम पहले आपको बता दूंगा। तो जो मेरे जैसे एवरेज स्टूडेंट हैं या फिर जिस तरीके से भी आप पढ़ाई करते हो तो आपको आइडिया लग जाए कि इस तरीके से मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि डीटी को 1.5 डेज़ में जिसने मैनेज कर लिया वो गेम बना जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगला पॉइंट हमारे पास आता है कि भाई क्वेश्चन बैंक करने हैं या नहीं करने। क्वेश्चन बैंक बिल्कुल करने हैं, और आपको सिर्फ और सिर्फ मेक श्योर करना है कि आप आईसीआई का जो नया स्टडी मटेरियल है उसके सारे क्वेश्चंस कंप्लीट करके जा रहे हो हर चैप्टर के। देखो बहुत सारे टीचर्स हैं, जिस भी टीचर से आप क्लास लोगे बिल्कुल उनके क्वेश्चन बैंक्स होंगे, उसमें हज़ार क्वेश्चन भी होंगे, 1500 क्वेश्चन भी होंगे, 2000 क्वेश्चन भी होंगे, एंड मोर देन दैट ऑल्सो। लेकिन मेक श्योर आप कुछ भी करें, आईसीआई ने जो नए क्वेश्चन स्टडी मटेरियल में डाले हैं उनको ज़रूर करके जाएँ। बहुत ही अच्छे अच्छे क्लास क्वेश्चन डाले हैं आईसीआई ने, उनको प्लीज़ स्किप ना करें। इसको मैंने मेक श्योर किया था कि मैं आईसीआई का एटलीस्ट मटेरियल कवर कर लूँ क्वेश्चंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, इसके बाद अपन को आरटीपी जो लेटेस्ट आरटीपीज़ होती हैं 2 अटेम्प्ट की, वो प्लीज़ आप करके जाना, वो अच्छे से करके जाना। अमेंडमेंट्स तो हमेशा ये कहने वाली बात ही नहीं है, डीटी में अमेंडमेंट्स बहुत अच्छे से आपको करके जानी होती है, क्योंकि रेट्स का चेंज होना या फिर थोड़ी बहुत चेंजेस आना तो वो हमारा ध्यान रखता है। लेकिन अमेंडमेंट्स में आप अगर आपको अमेंडमेंट्स को कंट्रोल करना है ना, तो हमेशा जब भी आप अमेंडमेंट पढ़ते हो तो आपको कोशिश करनी चाहिए 1 से 2 पेज में उसकी समरी बना लो कि अमेंडमेंट में क्या क्या है, ओवरव्यू, जिससे कि आपको लग जाए। क्योंकि बाद में क्या होता है ना, आप सिलेबस पढ़ लेते हो, उसके बाद जब अमेंडमेंट्स की तरफ जाते हो ना तो आपको अमेंडमेंट्स और भारी लगने लग जाता है कि यार अभी अमेंडमेंट्स भी पढ़े हैं। तो जब आप अगर 1-2 पेज में समराइज़ कर लेते हो, 1-2 पेज या 3-4 पेज में, जिसमें भी डिपेंडिंग ऑन द आपके अटेम्प्ट में कितनी है। अभी दिसंबर अटेम्प्ट में तो बिल्कुल ही कुछ भी अमेंडमेंट नहीं है, आधी पेज की भी नहीं होगी अगर हम उसे समराइज़ करें तो वही मैं आपको बता रहा हूँ कि 1-2 पेज में अगर आप समराइज़ कर लेते हो अमेंडमेंट्स को, या 3-4 पेज में भी, तो बहुत ईजिली वे में हो जाता है। लेकिन अगर आपको लगता है ये नहीं करना है तो कभी जब भी आप टॉपिक्स को समझते हो तो वहीं पर आप उसी पे जब आपने प्रिंट आउट्स निकाल के समझोगे उन टॉपिक्स को, जो अमेंडमेंट्स हैं जिस भी टीचर से आप पढ़ रहे हो, तो वहाँ पर आप उसी पेज पे आप साइड में लिख सकते हो, वो कोने में समरी में लिख सकते हो। जैसा पेपर 6D के रिवीजन्स के दौरान भी मैंने आपको बताया था, अभी जो मैंने वीडियोस डाली हुई है पेपर 6D, वहाँ पर भी मैंने बोला था बुक पे ही लिख लो आप, हिंदी में या इंग्लिश में, जैसा भी आपको सही लगता है। तो अमेंडमेंट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, उसको करे बिना तो जा ही नहीं सकते अपन को। अब डीटी में ना एक चीज़ मैंने देखी है कि अगर लेंथ ऑफ द सिलेबस देखें तो बहुत वास्ट है, तो आपको अपनी स्ट्रेंथ को समझना होगा कि डायरेक्ट टैक्स आपका स्ट्रेंथ है या इंटरनेशनल टैक्सेशन। मैंने बहुत सारे बच्चों का देखा, पॉइंट ऑफ व्यू सुना या बात करी है, तो मुझे ये समझ आता है कि जिन भी बच्चों ने अच्छा स्कोर किया ना, उनका इन दोनों में से एक पॉइंट जो था वो स्ट्रॉन्ग था। तो जैसे अब मैं अपनी बात करूँ तो मैंने इंटरनेशनल टैक्सेशन को बहुत ही अच्छे से करा था। तो इंटरनेशनल टैक्सेशन जो था 30 मार्क्स का आता है, ठीक है। और डीटी में भी जो कुछ चैप्टर्स होते हैं, जैसे कि टीडीएस हो गया या जो पीजीबीपी हो गया, या फिर उसके अलावा जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स होते हैं, इनको अच्छे से किया था। लेकिन इंटरनेशनल टैक्सेशन मैंने बहुत अच्छे से किया था, क्योंकि मुझे लगता था कि इंटरनेशनल टैक्सेशन मुझे समाव बहुत अच्छे से समझ आ रहा है। डीटी में यह था कि वास्टनेस इतनी है, बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो मुझे लगता था कि सब मिक्स हो जाएगा। इसलिए एक इन दोनों में से, डिपेंडिंग ऑन आपका कुछ और भी हो सकता है स्ट्रेंथ हो, तो इन दोनों में से एक को अपनी स्ट्रेंथ बना के चलना कि अगर 30 मार्क्स का है तो 25 तो कहीं ना कहीं, मतलब अपनी टारगेट अगर हम देखें तो 25-28 का टारगेट लेके चलना। ऐसे ही डीटी में भी अगर आप अच्छा खासा फिर डीटी में भी आप स्कोर कर लोगे, क्योंकि 5 तो हेड ही हैं, उसके बाद मिसलेनियस पार्ट्स आ जाते हैं, तो वो आ गया। और उसके अलावा एक हमारा आ जाता है कि इनकम टैक्स असेसमेंट्स वाला पार्ट, तो ये हमारा इस तरीके से चलता है। तो इनको अगर आप 3 पार्ट्स में बांट लेते हो, उनमें से कुछ चैप्टर्स आपके स्ट्रॉन्ग होते हैं, कुछ चैप्टर्स नॉर्मल रहते हैं, कुछ चैप्टर्स आप स्किप भी कर देते हो, ये सबके साथ होता है, तो इसके घबराने की जरूरत नहीं है। बस आपको ये देखना है कि इंपॉर्टेंट चैप्टर्स आपके कवर रहें, ठीक है। इंटरनेशनल टैक्सेशन और डीटी में से एक पार्ट को आपको अपनी स्ट्रेंथ बना के जाना होगा। और जिसको भी अपनी स्ट्रेंथ बनाओ, मेक श्योर उसका आप सारा का सारा उसके सारे स्टडी मटेरियल के क्वेश्चन करके जाओ, उसका उस टॉपिक में से, इंटरनेशनल टैक्सेशन में से या डीटी में से, जिसको भी आपने अपनी स्ट्रेंथ बनाई है कि इसका अच्छे से करके जाऊंगा, तो उसको उसमें से कुछ भी स्किप ना करके जाओ, उसको पूरा कवर करके जाओ, ठीक है। जैसे इसमें हमारा टीपी चैप्टर, ट्रांसफर प्राइसिंग चैप्टर हो गया, एनआर टैक्सेशन चैप्टर हो गया, ये कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, DTAA हो गया, ये कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, इक्वलाइजेशन लेवी हो गया, छोटे छोटे चैप्टर्स हैं, लेकिन आपका फिर भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वेटेज रखते हैं, ठीक है। मॉडल टैक्स कन्वेंशन हो गए, ये कन्वेंशन वगैरह, इन सबको अच्छे से पढ़ के जाना अगर आपने इंटरनेशनल टैक्सेशन को चुना है। अगर डीटी को चुना है तो उसके हिसाब से पीजीबीपी हो गया, कैपिटल गेन हो गया, उसके अलावा हमारा जो है असेसमेंट्स का पार्ट हो गया जो 10 मार्क्स का पूछ लिया जाता है। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो आपका मिसलेनियस पार्ट्स में
मिसलेनियस पार्ट्स में टैक्सेशन ऑफ अदर एंटिटीज़ वगैरह, ये सारी चीज़ें आप जो है करके जाना। जैसे कि हमारा मैट हो गया, AMT हो गया, इन सबको अच्छे से करके जाना, चैरिटेबल ट्रस्ट वगैरह। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आप करोगे तो आपके टीचर्स भी बताएंगे और आपको अच्छे से समझ भी आ जाए, और समाव हमें आइडिया भी लग जाता है कि यार इसमें से तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्योंकि जैसे चैरिटेबल, फॉर एग्जाम्पल चैरिटेबल ट्रस्ट, आप देखोगे किसी भी एक अटेम्प्ट में भी उसको स्किप नहीं किया गया, तो वो आपके लिए वैसे इंपॉर्टेंट हो गया और उसको करके भी जाना पड़ेगा। तो वो ऐसे ऐसे चैप्टर्स आपके हो गए, ठीक है। तो इस तरीके से आप प्लान कर सकते हो, तो बहुत ही ईजी वे में आपका हो जाएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। देखो परेशान मत होना DT को लेकर कि बहुत बड़ा है, वो सबके लिए बड़ा है, जितनी चीज़ें ध्यान रहती है उतनी चीज़ें ध्यान रखो। मल्टीपल रिवीजन्स के अलावा उसका कोई और रास्ता नहीं है। मेरी रिवीजन कम थी क्योंकि बिकॉज मेरे पास टाइम नहीं था, मेरे कुछ प्रॉब्लम्स चल रही थी, लेकिन आपके पास जितना भी टाइम हो आप बार बार रिवाइज करने की कोशिश करना। वीडियोज़ के थ्रू रिवाइज कर सको तो वीडियोज़ के थ्रू रिवाइज करना, अपनी ऑडियोज़ खुद की बना सको तो अपनी ऑडियोज़ बना के रिवाइज करना, ठीक है। क्वेश्चंस के बारे में मैंने आपको बता दिया है, RTPs आपको सॉल्व करनी है, कम से कम 2 अटेम्प्ट की पुरानी। अमेंडमेंट्स आपको जरूर देख के जाने हैं, उसका है ही नहीं। और अपनी स्ट्रेंथ को पहचानना, क्योंकि ये मैंने एक सबसे कॉमन चीज़ पाई है हर उस बच्चे में जिसने अच्छा खासा स्कोर किया है, ठीक है। तो मैंने भी इंटरनेशनल टैक्सेशन को अच्छा खासा अपना वेटेज दिया था। मुझे पूरी उम्मीद है अभी जब मैं आंसर शीट मंगवाऊंगा तो कम से कम 30 में से अगर इंटरनेशनल टैक्सेशन आया तो 25, तो मैंने 25 या 25 से अबव ही स्कोर किए होंगे इंटरनेशनल टैक्सेशन के पार्ट में। क्योंकि मुझे याद है कि TP का क्वेश्चन मेरा बिल्कुल ठीक था, बाकी क्वेश्चन भी DTAA वाले क्वेश्चन मेरे ठीक थे, मॉडल टैक्स कन्वेंशन वाला मेरा क्वेश्चन ठीक था। तो मेरे को पूरी उम्मीद है कि 25 क्रॉस किए होंगे। आई विल शेयर विद द आंसर शीट विद यू ऑल, तो वहाँ पर भी आपको भी आइडिया लग जाएगा। अब ठीक है, अब इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट एक टॉपिक आता है कि जब इतना मुश्किल पेपर आता है तो अपन को किस तरीके से करना है। यार DT वैसे भी मुश्किल लगता है क्योंकि वास्ट है। देखो सबसे पहले ना मैंने एक चीज़ को बेसिक मंत्र बना दिया था कि अगर ऐसा कोई भी पेपर हो, नॉट इन कॉस्टिंग ओनली, नॉट इन SCMP ओनली, हर पेपर में मैं सबसे पहले 15 मिनट्स में रिक्वायरमेंट पार्ट ही पढ़ता था। मैं सबसे पहले रिक्वायरमेंट पार्ट पढ़ता था जिससे कि मुझे पता चल जाए कि कौन सा क्वेश्चन मुझे स्किप करना है, कौन सा क्वेश्चन मुझे करना है और कौन सा क्वेश्चन स्किप करना है। तो जब मुझे ये 15 मिनट्स में अगर मैं पहले 2-4 मिनट में ही ये आइडिया लगा लेता था ना, तो क्या होता था, इससे मेरा ये टाइम ज़रूर बच जाता था कि जो क्वेश्चन मुझे छोड़ना है, क्योंकि आपको आइडिया लग जाता है यार उसमें मेरे को सबसे कम पार्ट्स आते हैं या मुझे आता ही नहीं है उसमें कुछ, तो आपको आइडिया लग जाता है कि मैंने यार इसको छोड़ना ही है। तो जब आप 2-3 मिनट में, 4 मिनट में ये डिसाइड कर लेते हो ना, तो फिर वो एक क्वेश्चन आपको पढ़ना ही नहीं होता, वो आपको रिक्वायरमेंट से पता चल गया तो वो आपको पढ़ना ही नहीं है। तो अब आपके पास जितने क्वेश्चंस आपको करने हैं उतना आपका 10-12 मिनट्स पड़े हुए हैं, उसको आपको रीड करना है, उसमें आपको समझना है, ठीक है। तो पहला तो सबसे पहले आप ये मान लो कि इसको तो आप बांध लो कि ये इस तरीके से आपको यूटिलाइज़ करने हैं पहले 3-4 मिनट। उसके बाद आपको ये इसमें प्रॉब्लम क्या है कि आपको ये डिसाइड करना है कि MCQ पहले करना है या डिस्क्रिप्टिव पार्ट करने हैं, डिस्क्रिप्टिव पहले करने हैं। अब यहाँ पर क्या होता है ना, मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, MCQ ना आपको 3 बजे मिलेंगे, 2 बजे मिलेंगे क्योंकि 2 बजे से हमारा पेपर होता है, और डिस्क्रिप्टिव आपको 15 मिनट्स पहले मिल जाएंगे। तो जब आप डिस्क्रिप्टिव देखोगे ना तो आपको एक आइडिया लग जाएगा, क्योंकि अपन को ना आइडिया लग जाता है कि पेपर डिस्क्रिप्टिव वाला पार्ट मुश्किल है या MCQ वाला पार्ट मुश्किल है, क्योंकि दोनों में से एक ICA जो होता है वो मुश्किल देता है, ट्रिकी देता है। तो अगर आपको डिस्क्रिप्टिव देख के लग जाए कि डिस्क्रिप्टिव ईजी है, तो माइंड पहले से ही बना लेना कि MCQ में तो वाट लगने वाली है, ICA पक्का उसको ईजी नहीं देगा, क्योंकि पेपर उनको मुश्किल बनाना होता है यार, ऐसा तो नहीं है ना बिल्कुल हलवा पेपर दे देंगे एकदम, ठीक है। तो आपको आइडिया लग जाना चाहिए कि मुझे किस तरीके से जाना है। तो अगर आपको लगता है, जैसे अब इस टाइम पे क्या हुआ था, मुझे आइडिया लग गया था कि MCQ मुश्किल आएगा क्योंकि डिस्क्रिप्टिव पार्ट वाज मैनेजेबल, तो मैंने क्या किया था, डिस्क्रिप्टिव पार्ट को पहले किया था। यहीं पर अब कुछ जान पहचान के जो लोग थे या मेरे दोस्त थे, उनसे मेरी जब बात हुई तो उनसे मुझे क्या पता चला कि जब 2 बजे उन्होंने MCQ खोला तो MCQ के जो पहले 2-3 क्वेश्चन देखे वो घबरा गए, तो उन्होंने उसको MCQ को ही सॉल्व करना शुरू कर दिया। और एक बार MCQ को सॉल्व करना शुरू किया तो 45 मिनट से लेकर 1 आवर उन्होंने कम से कम 1 आवर या किसी ने तो 1.5 आवर्स भी MCQ पर ही लगा दिए, क्योंकि वो क्वेश्चंस नहीं सॉल्व होने वाले थे यार, वो बहुत बड़े क्वेश्चंस थे। आप जब अगर आपको पता हो, आप आइडिया लगा सकते हो, आपने अटेम्प्ट दिया हो या आपने दोस्तों से पूछना, काफ़ी बड़े क्वेश्चंस दिए थे ICA ने, और वो पूरा का पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना था। तो वो बिल्कुल ही ICA ने दिया ही इसलिए था कि आपका टाइम वेस्ट हो और चेक करने के लिए कि आपका माइंड किस तरीके से चलता है, क्या आप स्मार्ट वर्क कर सकते हो या नहीं कर सकते। तो यहाँ पर बहुत सारे लोग फंस गए थे। तो मैंने क्या किया था, या बहुत सारे दोस्तों से जिन्होंने भी 60 अबव स्कोर किया है मेरे दोस्तों ने, तो मुझे ये पता चला था कि उन्होंने डिस्क्रिप्टिव पार्ट को सबसे पहले सॉल्व किया था, और लास्ट में क्या किया था, जब डिस्क्रिप्टिव पार्ट का कोई क्वेश्चन उन्हें नहीं आता था, जैसे मुझे 8 मार्क्स का नहीं आता था, तो मैंने उसको कुछ पढ़ने की कोशिश नहीं करी, मैंने सिंपली उसको छोड़ा और मैं MCQ पे शिफ्ट हो गया। फिर MCQ करते करते भी, MCQ में भी मैंने जब देखा था कि दो पार्ट सबसे बड़े हैं, तो उनको छोड़ के मैंने पहले सिंगल को 1 मार्क्स के क्वेश्चन को सॉल्व किया। फिर इसमें से कुछ मुझे जो समझ आए, वो जो सॉल्व हो गए वो मैंने डाल दिए, जो सॉल्व नहीं हुए तो उसमें से जो सबसे नियरेस्ट नंबर्स आता है, ऑब्वियसली जो हम
करते हैं कि यार जो सबसे आसपास नंबर फॉल कर रहा है उस पर डाल दो क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है नहीं, तो मैंने उस तरीके से किया था, ठीक है। और फिर मेरे पास 5 मिनट्स बचे हुए थे जिसमें मैं 8 मार्क्स का क्वेश्चन कर सकता था, तो मैंने उसमें नहीं किया क्योंकि मुझे उसका बिल्कुल ही आइडिया नहीं था। वो क्वेश्चन पढ़ने में 5 मिनट निकल गए, उसके बाद वो थ्रेड वगैरह बांधने में टाइम निकल गया। तो इस तरीके से मैंने सॉल्व किया। ये जो मैंने पॉइंट बताया ना, ये दोनों पॉइंट, ये स्टार मार्क है। अगर आप इसको अपना लेते हो ना हर पेपर में, मैं आपको बता रहा हूँ आपका 90% पेपर करना ईजी हो जाता है अगर आपका माइंड उस टाइम आपका साथ दे दे। यही चीज़ें होती हैं जो हमारे को पास और फेल में, आप इंटेलिजेंट हर कोई है, पास और फेल में थोड़ा सा जो डिफरेंट इस 3 आवर्स में बनाती है ना, यही कुछ चीज़ें हैं जो आपको बनाती हैं, ठीक है। टाइमिंग्स मैनेज करना, इसके ऊपर ही कवर कर दिया मैंने, जहाँ मैंने आपको ये बताया कि आपको ये बात ध्यान रखनी होगी, अगर किसी क्वेश्चन को 10 मिनट देने हैं तो 10 मिनट ही लगने चाहिए। 15 मिनट भी हो गए तो चलेगा। वैसे आप लोग बोलते हैं कि 11 मिनट भी नहीं होना चाहिए, ऐसा बोलना आसान है लेकिन पेपर के टाइम पे नहीं करता। 15 मिनट भी हो गए तो चलेगा, लेकिन ये 10 मिनट के अगर 45 मिनट हो गए ना तो नहीं चलेगा मेरे भाई। 15 मिनट से भी ऊपर हो गए तो भी नहीं चलेगा मेरे भाई, क्योंकि जो आता है ना बाकी का वो रह जाएगा। तो जितना हुआ है छोड़ दो, क्योंकि स्टेप मार्किंग तो बिंदास मिलेगी, ठीक है। अब कोई बोलता है 10 मिनट में होना चाहिए, 11 मिनट हो गए या 12 मिनट हो गए तभी छोड़ दो, 15-16 मिनट हो गए, क्योंकि उस टाइम नहीं छोड़ा जाता कि जब आपको लगता है यार ये तो आता था। तो आप अपनी स्पीड बढ़ा लो कि फटाफट से करना, और जो क्वेश्चन आपको उसके बाद बहुत अच्छे से आता है उसको सबसे पहले कर लो, क्योंकि जो टाइम यहाँ पर आपने फालतू लगाया है तो नेक्स्ट क्वेश्चन में जो आपको बेस्ट तरीके से आता है उसमें थोड़ा कम हो जाएगा टाइम, तो वो मैनेजेबल हो जाएगा। लेकिन ये ना हो कि 10 मिनट्स लगने चाहिए थे, 15 तो लग गए, लेकिन अब 20 हो गए, 25 हो गए, 30 हो गए, तब भी आप नहीं छोड़ रहे। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। एंड द लास्ट वन, आपको काम रहना पड़ेगा, आपको चीज़ों को समझना पड़ेगा। आपने जो 2-2.5 महीने मेहनत करी है वो वेस्ट नहीं जाएगी। अगर आपने सच में दिल से मेहनत करी है, एक चीज़ अच्छे से पढ़ी है, तो आपने पढ़ाई करी है ना यार, तो आपको लिंक करना होगा क्वेश्चंस को उनके साथ कि मैंने कॉन्सेप्ट्स के साथ कि मैंने ये कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है। देखो डीटी में ये प्रॉब्लम नहीं आएगा कि ये किस चैप्टर से आ गया, आपको पता चल जाएगा कि यार ये मैट का क्वेश्चन पूछ रहा है, ये टोटल इनकम का क्वेश्चन पूछ रहा है, ये टीडीएस निकालने को बोल रहा है। तो अगर आपने 2-2.5 महीने पढ़ाई करी है, 1.5 डे में उसको रिवाइज कर लिया अच्छे से, तो फिर आपको सिर्फ और सिर्फ वो प्रेशर है जो एग्ज़ाम का है उसे ख़त्म करना है और उसको लिंक करने की कोशिश करनी है। तो जितना कंपोज रहोगे, जितना काम रहोगे, उतना लिंकेज कर पाओगे और अच्छे से कॉन्सेप्चुअली लेके चलोगे और बहुत तमीज़ से पेपर सॉल्व करके आओगे तो अच्छे से होगा। और स्टेप मार्किंग होती है तो बिल्कुल परेशान मत होना, जितना समझ आता है उतना ज़रूर लिख के आना, बिल्कुल मार्क्स मिलेंगे। 0.5 मार्क्स, 0.5 मार्क्स भी बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं। वो बाद में पता चलता है जब आप 39-40 के आसपास होते हो, तब बहुत बहुत कीमत उसकी पता चलती है। तो प्लीज़ इस बात को ध्यान रखें, बहुत ही अच्छे से मेहनत करें। तो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। आई होप ये वीडियो आपको थोड़ा बहुत भी हेल्प करेगा, और अगर इसके अलावा कुछ डाउट्स हो डीटी में तो प्लीज़ पूछिएगा कि किस तरीके से, अगर कुछ और प्रॉब्लम इसके अलावा अगर कुछ मेरा कवर नहीं कर पाया हूँ मैं इस वीडियो में तो मैं कमेंट्स में आपको बता दूंगा। इसके बाद मैं आईडीटी के लिए भी वीडियो डाल दूंगा। एक पॉइंट और है, अमेंडमेंट्स के बारे में बात आ रही है कि अमेंडमेंट्स का पार्ट 2 पेपर 6D का मैंने नहीं डाला है। यार वो 5 मिनट या 7 मिनट का काम है, मैं अभी थोड़ा कुछ मेरे शेड्यूल बिजी चल रहे हैं इसलिए मैं नहीं डाल पा रहा हूँ। जैसे ही मेरे को थोड़ा सा टाइम मिलता है मैं एक बार उसको गो थ्रू करके 5-10 मिनट की वीडियो बना के डाल दूंगा, उसके लिए आप परेशान मत होइएगा, ठीक है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे बच्चों से मेरी बात हुई थी कि उनको लिखने में बड़ी प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि वो प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे, और अगर वो लिख भी रहे हैं तो वो एक माहौल नहीं बन पा रहा है कि जहाँ 3 आवर्स में पेपर करना हो या 4 आवर्स में पेपर करना हो, तो उसको किस तरीके से किया जाए, या फिर अगर मैं देखूँ तो किस तरीके से उसको किया जाए, उसके बारे में भी मैं आपको वीडियो बनाऊंगा। और उसके लिए हो सकेगा तो एक हम सोल्यूशन, मैंने कुछ 20-25 बच्चों से फ़ोन पे बात करी है, और आप मानोगे 20-25 बच्चों से बात करने में मैंने हर बच्चे को 30-35 मिनट्स या 40 मिनट्स दिए हैं, और इतने अच्छे से बात करी है जैसे अपने दोस्त वगैरह बात करते हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि वो लोग सीए बनेंगे और मुझे फिर से कॉल करके या मैसेज करके मुझे बताएंगे, तो मुझे बड़ी खुशी होने वाली है क्योंकि मेरे दोस्त हैं वो लोग, और वो मस्त अपन जब वो सीए बन जाएंगे तो मज़ा आएगा उनसे बात करके भी, और आप सबसे भी जिनसे भी बात नहीं हो पाई, आई एम रियली सॉरी। क्योंकि यार ये आप खुद सोचो कि 20-25 बच्चों से 30-40 मिनट बात करना, जिसकी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा थी उनसे मैंने बात करी, और मतलब सबकी प्रॉब्लम ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा है, लेकिन कुछ बच्चे कुछ ज़्यादा ही डिप्रेस थे तो उनसे बात करना मुझे बहुत ज़रूरी था, क्योंकि सब दोस्त वगैरह ही हैं, अपन एक लगाव हो जाता है जब आप यूट्यूब चैनल चलाते हो और सबसे बात होती है, कमेंट्स पढ़ते हो तो उनसे मैंने बात करी थी। जिनसे भी बात नहीं हो पाई जल्दी आप लोगों से बात करूँगा। मैं सोच रहा हूँ कि मैं यूट्यूब पर लाइव आना स्टार्ट कर दूँ, तो कमेंट्स वगैरह से काफ़ी चीज़ें जो है क्लियर भी हो जाती हैं, जो छोटे मोटे डाउट्स होते हैं तो वो तो वहीं पर सॉल्व भी हो जाएंगे। और आप लोगों का, मेरा और आप लोगों का बिल्कुल सिंपल सी बात रहेगी, जैसे अपन फ्रेंड लोग बात करते हैं ना यार कि यार कैसे पढ़ूँ, यार समझ नहीं आ रहा, वैसे बता दे, तो उस तरीके से गौरव आपको हमेशा बताता रहेगा। और हाँ, इन सब से बात करते हुए मैंने एक चीज़ नोटिस करी कि सबको प्रॉब्लम ये थी कि अगर वो पेपर लिखते भी हैं या MTP सॉल्व भी करते हैं, RTP सॉल्व भी करते हैं, तो कोई चेक करने वाला हो ना। और मैंने उनसे बोला कि आप टेस्ट सीरीज़ दे दो, तो मैं उनसे ये पता चला कि टेस्ट सीरीज़ है तो एक सब्जेक्ट के लिए 750 रुपीज़
या 800 रुपीज़ 900 रुपीज़ लिए जा रहे हैं, या कोई कोई तो 1000 से ऊपर रुपीज़ ले रहा है यार। तो मेरे को उस बात का भी थोड़ा लगा कि यार इतने ज़्यादा पैसे क्यों चार्ज किए जा रहे हैं। तो दैट्स सी कि क्या सॉल्यूशन इसका निकलता है और मैं अपनी तरफ से आप लोगों के लिए क्या कर सकता हूँ। क्योंकि अगर आपको लिंकेज का प्रॉब्लम आ रहा है कि आप कॉन्सेप्ट्स को लिंक नहीं कर पा रहे, और उसके बाद कोई आपको जब आप टेस्ट लिखते हो उसके बाद कोई आपको चेक करके बता दे, भले ही सेम क्वेश्चंस हो, नो इश्यूज़। मैंने उनसे यही बोला कि अगर आपको किसी की टेस्ट सीरीज़ पता है, वो सेम क्वेश्चन स्टडी मटेरियल का देता है उठा के, तो भी उसको टेस्ट बना के 3 घंटे में दे के देखो। और अपने, क्योंकि क्या होता है ना, जब अपन लैंग्वेज लिखते हैं तो वहाँ दिमाग चलता है। कितनी बार ICA के पेपर में ऐसा होता है कि सेम क्वेश्चन उठ के आता है, फिर भी बच्चे उसमें 100% रिजल्ट थोड़ी आता है, उसमें फिर भी 40, 45, 50 मार्क्स ही आ पाते हैं। क्यों? क्योंकि हम जब ना ICA के मटेरियल से देखते हैं, हमें लगता है यार ये तो आता है, हमें सेम क्वेश्चन उठा के दे दिया। लेकिन जब अपने हाथ से हम लिखना स्टार्ट करते हैं ना, लॉ को, ऑडिट को, तो अपन को समझ आता है यार ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, हमसे तो लिखा ही नहीं जा रहा। तो यही है सबसे जो जिन बच्चों से बात हुई तो सबका ये प्रॉब्लम था कि कोई पेपर चेक कर दे और तो ज़्यादा अच्छा रहता है, और किसी भी वे में, और पैसे भी बहुत ज़्यादा, पैसे भी कम लगें या पैसे ना लगें तो ये अच्छा है। तो बट फिर भी देखते हैं कैसा भी उसके बारे में बात सोचते हैं कैसा क्या करना है, ठीक है। लेकिन मैंने उनको यही राय दी कि इतनी महंगी अगर 750, 800, 900, 1000 है, वो तो मेरे को लगता नहीं कि इतना वर्थ इट होता है। ऑब्वियसली हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, तो इतने पैसे नॉर्मल नॉमिनल फ़ीस होनी चाहिए। बट पता नहीं अब मार्केट में क्या चल रहा है, आई डोंट हैव एनी आइडिया अबाउट इट, क्योंकि अभी फ़िलहाल मैं बिज़ी चल रहा हूँ, काफ़ी अदर प्रायोरिटीज़ हैं अदर लेके। लेकिन कुछ सॉल्यूशन इसके लिए ज़रूर ढूंढेंगे और आपके दिसंबर अटैम्प्ट से पहले ही ढूंढेंगे और उस पर वर्क करने की कोशिश करेंगे सब मिलकर। मुझे लगता है जो प्रॉब्लम 20-25 बच्चों की थी वो मास की प्रॉब्लम भी हो सकती है, क्योंकि कमेंट्स के थ्रू पता चलता है कि उनको पेपर आता था लेकिन फिर भी कंप्लीट नहीं हो पाया, सेम क्वेश्चंस थे फिर भी कंप्लीट नहीं हो पाया, और या फिर कंप्लीट हो पाया फिर भी मार्क्स नहीं दिए, जबकि एज इट इज़ मैच हो रहा था। लेकिन वो वही है ना, फिर आपकी लैंग्वेज का इशू है, तो वो कोई और बंदा चेक करेगा या देखेगा तो ही उसे अच्छे से समझ आएगा। तो जो अफोर्ड कर सकते हैं वो तो 1000 रुपीज़ पर सब्जेक्ट देके भी पेपर ले रहे हैं, लेकिन जो अफोर्ड नहीं कर सकते उनके बारे में भी कुछ नॉमिनल चार्जेस या कुछ करते हुए सोचेंगे, जैसा भी रहेगा उसके बारे में भी अभी प्लान करेंगे। मैंने उनसे बात करी है जो अभी कुछ बच्चों से, तो अगर कुछ जैसा भी उन्होंने मेरे से बोला है कि अगर आप कुछ कर सकते हो तो प्लीज़ बताइएगा। तो मैं अभी फ़िलहाल सोचूंगा इस बारे में। अभी फ़िलहाल तो मेरी कुछ और कमिटमेंट्स हैं, उस पर मैं फोकस्ड हूँ, लेकिन आप लोगों के लिए मैं ये वीडियोज़ लाता रहूँगा और वो अमेंडमेंट की वीडियोज़ भी आती रहेंगी। थैंक यू सो मच। IDT के लिए भी वीडियो मैं बना दूँगा अभी बहुत जल्दी, ठीक है, और वो आपके साथ शेयर करूँगा। उसके अलावा कि और कोई टॉपिक्स पे भी अगर आपको बात करनी हो तो आप मेरे साथ कर सकते हो, और मैं लाइव आने की भी कोशिश करूंगा बहुत जल्दी, जहां मैं आप सबसे ज़रूर बात करूंगा और छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे अपन लोग मिलके, और सब साथ बढ़िया CA बनेंगे, एकदम मस्त और अच्छे से बनेंगे। हमें जिनको रैंक लानी है ऑब्वियसली वो तो रैंक लेके ही आ जाएंगे, उसके लिए ना गौरव की ज़रूरत है ना किसी टीचर्स की भी ज़रूरत है, सेल्फ स्टडी करके भी ले आते हैं लोग। तो बस मैं सिंपल सी बात करूँगा, अपन को बस ये है कि जैसे ग्रुप स्टडी करते हैं ना दो दोस्त आपस में सब मिलके, उसी तरीके से मैं भी आप लोगों के साथ हमेशा ये कॉन्टैक्ट रखूँगा कि इसी तरीके से बातचीत चलती रहे। ओके, बाय, शब खैर, all the best. Thank you so much for all the support and take care of yourself and your family.